Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. गुड मॉर्निंग आपको मैं कह रही हूँ, लेकिन क्या गुड है आज की मॉर्निंग के बारे में। सड़कों का जो हाल है, पानी जो खड़ा है, कल जो बारिश हुई कराची में एक्सट्रीमली मैं आपको बताऊँ डेंजरस सी थी, और मैं खुद उस बारिश में फंसी हूँ। छोटे बच्चे को स्कूल से लेके निकल रही हूँ, बिल्कुल काले बादल, एंड आई थॉट कि आई हैव टाइम कि मैं गाड़ी तक पहुँच जाऊँगी। इसको लेके निकली हूँ और इतनी खौफनाक बारिश शुरू हुई, और उसके बाद अक्सर ये भी होता है ना कि कोई बैड लक भी आपको हिट करती है। मैं गाड़ी तक पहुंची छोटे बच्चे को लेके और चाबी ना मिले। हाँ, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, चाबी ना मिले, और उस बारिश में हम जितनी देर भीगे हैं 2-3 मिनट, ऐसे था कि जैसे कोई मतलब कुछ पत्थर हम पे आके गिर रहे हैं। इतनी तेज़ खौफनाक बारिश, खौफ और खैर कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में चीज़ें नहीं मिलती। एनीवे उसके बाद जो मैंने रोड्स का हाथ देखा, पहले तो हम रुक गए, फिर मैंने कहा नहीं अब वेट करूँ, पानी ज़रा थोड़ा सा थम जाए बारिश। लेकिन जैसे बारिश जो हो रही थी, टाइम बढ़ रहा था, उसी तरह पानी खड़ा हो रहा था रोड्स पे। तो फिर मैंने कहा भाई अल्लाह का नाम ले निकलें, और अल्हम्दुलिल्लाह घर तक पहुंच गए। लेकिन एक इम्तिहान था कल लोगों का जो घर से बाहर थे, उनका वापस घर तक पहुंचना, ऑफिस से निकल के घर तक पहुंचना, बच्चों के साथ, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, फिर एम्बुलेंसेस कल इतनी बुरी तरह फंस गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे। कुछ देर की बारिश, लेकिन बहुत उसने जो है डैमेज किया। जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं वो गिरे रोड्स पे, लकड़ी, बोर्ड्स, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे रोड पे गिरी। लोगों को चोटें भी आई हैं, कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट, ख्याल रखिए, और अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखिए। और साथ में फिर एक पेट्रोल बम्प भी जो है वो भी हम पे गिर गया जी। आज सुबह जो सब उठे, आराम से सोए थे, लेकिन अब आने वाली जो नींदें हैं वो लगता है हराम हो जाएंगी। तो ये बस मेरे कल की रात थी जो हमारे लिए थोड़ी सी आराम से थी। अब क्या करेंगे, परेशानी में, स्पेशली हेड ऑफ़ द फैमिली जिसको अपने घर के खर्चे पूरे करने हैं, जिसको अपने घर को चलाना है, उनकी तो नींदें गई। आज हम देख रहे हैं ऑफिस में भी और हर जगह जो लोग कम्यूट करके आज किस तरह लेट पहुँचे, लेकिन पहुँच गए हैं, परेशान है कि अब कल से क्या होगा, कैसे जो है अपनी बाइक में पेट्रोल डालेंगे इस तरह से कि अपने ऑफिस तक पहुंच सकें, बच्चों को स्कूल ले जा सकें, पिक एंड ड्रॉप, और भी बहुत सारे जो हमारे डेली की कम्यूटिंग है कैसे होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी, कैसे पहुंचेगी, हर कुछ सब कुछ जो है महंगा हो गया। बिकॉज जो पेट्रोल में प्राइस इंक्रीज़ आया है, डीजल और पेट्रोल में, ये आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में आप ये देखिए कि डीजल बढ़ जाता है 137 रुपीज़, नहीं 136 रुपीज़ डीजल, और पेट्रोल 137 रुपीज़, जो कि मैसिव जंप है, मैसिव जंप एक दिन में। तो बहुत हैरत भी है, अफसोस भी है, गुस्सा भी है, लेकिन ये कि बेबसी भी है। क्या करें, दुनिया भर में इस वक्त शदीद मसाइल हैं इस जंग की वजह से, जो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और जैसे ट्रंप के बयान आ रहे हैं लग रहा है कि रुकेगी भी नहीं। तो हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो वॉर चल रही है, इसराइल, यूएस, ईरान, उसके अभी जो लेटेस्ट जो हैं, अभी हमने मेन उसकी डेवलपमेंट तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं यूएस के, उनको जी फायर कर दिया गया है, और साथ में कहा है कि जी आप जो हैं रिज़ाइन तो क्या फायर किया, अब आप रिटायरमेंट ले लें। जो बाइडन के बड़े फेवरेट चीफ होते थे, उनको एकदम मतलब दौरान जंग, ये भी बड़ी रेयर बात है। और भी कुछ टॉपिक्स है और भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उन पर बात करेंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली विद द राइज इन पेट्रोल प्राइसेस। और श्याम जो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, लाहौर पे हैं, कहाँ हैं, पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं। उफ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग श्याम। वालेकुम सलाम, नाज़िया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज वैसे कौन ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान है। श्याम प्लीज़ बताएं, इतना बड़ा जो प्राइस में जंप आया है पेट्रोल पंप्स में, क्या हालात हैं, लोग आ रहे हैं, कितना पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्या उनके सवालात हैं, बड़ा केओस होगा जी। देखिए रात 12 बजे से पहले तो पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं तो शहरियों का रश कम होना शुरू हो गया था। और अब भी पेट्रोल पंप पे ही मैं मौजूद हूँ, और अब भी यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अमूमन लाहौर में मोटर बाइक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिस वजह से शहरी बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि यार पेट्रोल अब मोटर बाइक पर ही सफ़र करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो प्राइस में इंक्रीज़ कर दिया है और आवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन हुकूमत ने एक सब्सिडी देने का ऐलान किया है 3 माह के लिए, कि वो 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन शहरियों ने इसको मुस्तरद कर दिया, और उनका कहना है कि
हर दफ़ा जो है सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 137 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये, जबकि डीजल की नई कीमत 520 184 रुपए जो है डीजल में बढ़ा की कीमतों में हो शुरू जी। डीजल में एग्जैक्टली कितना? 184। 184 रुपये। ओके, सही। 184। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये सयाम ये बताएं कि आपकी बात भी हुई होगी लोगों से, आप ये बताएं तो ये जो 20 लीटर की सब्सिडी है ये पॉसिबल कैसे होगी, कैसे उसका रेगुलेट किया जाएगा कि जी ये साहब जो हैं इनकी ये अपनी बाइक के लिए ले रहे हैं और उसको कंट्रोल करना, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या प्लान है गवर्नमेंट का? देखिए, यही बताया जा रहा है कि ऐप जो है उसके ज़रिए ये पेट्रोल मिलेगा 20 लीटर फी जो है बाइक मोटर बाइक चलाने वाले को, और इसका जो है इस पर काम भी किया जाएगा। लेकिन शहरियों ने ये जो फैसला है इसे मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना है कि हर दफ़ा जो है ये सब्ज़ बाग हमें दिखाए जाते हैं। अगर इतना ये हुकूमत को शहरियों का ख्याल है तो उन्हें 100 लीटर इजाफा ही नहीं करना चाहिए था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उतनी कीमतें रखनी चाहिए थी। शहरी पहले ही बोझ से, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उन पर बोझ डाल दिया गया है और वो कहते हैं कि पहले ही महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इसने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दिया है। सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। अब शहरी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो सवारी उसका इस्तेमाल कम किया जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सयाम चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अकमल साहब, ये बताइएगा कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो था कि प्राइसेस बढ़ेंगी पेट्रोल की, लेकिन अभी जब हमारे 20 वेसल्स जो हैं गुजर गए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से और इस वक्त से पहले के ख़रीदे हुए हैं, तो एकदम अभी इस वक्त प्राइसेस का इतना बढ़ना, टैक्सेस का बढ़ना, ये क्यों? दिस कुड हैव वेटेड। देखें, 1 महीना हो गया है जंग को शुरू हुए हुए और तेल की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए, और मैं तो जो है ना अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम्स में ये बात ज़्यादा करता रहता था कि उस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस 60 और $62 पर बैरल थी, तो उस वक्त हमारे यहाँ पे प्राइस जो है ना वो 322 और 325 रुपए थी, जबकि पेट्रोल की और ऑयल की एवरेज प्राइस $70 से $80 पर बैरल है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर नॉर्मल प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में हो जाती है तो हमारे यहाँ 400 तक जो है ना वो पेट्रोल और ऑयल की प्राइस पहुंच जाएगी। अब तो खैर $110 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रही है, और अब जो है ये जो हुकूमत ने पेट्रोल बम जो एक फेंका है अपने जो है वो IMF के, मैं तो कहूँगा हमारे एक वजीर खजाना है और एक जो है वो हमारे वजीर खजाना कम है, के लगता है वाइसराय जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, क्योंकि वो तो यहाँ पे IMF के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात थोड़ी करते हैं, वो तो उनसे डिक्टेशन लेते हैं कि भाई IMF वाले कहते हैं कि आपने ये करना है तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल हमने ये करना है, तो उसका नतीजा आज हम आपके सामने भुगत रहे हैं। डीजल की कीमत 520 रुपए कर दी है और ऑयल जो है वो तकरीबन 450 तक पहुंच गई। तो अब ये चीजें आम आवाम जो है ना वो कैसे अफोर्ड करेगी? अभी तो इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी नहीं आया है। वो क्या होगा जरा ये बताएं साहब, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आप कह रहे हैं वो क्या होगा? वो मैं बताता हूँ क्या होगा। वो सबसे पहले तो जो है ना ट्रांसपोर्ट के किराए में आपको फौरन इजाफा नजर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन अगर अभी 50-60 रुपए पर यूनिट है तो 20 से 25 रुपए पर यूनिट जो है ना वो इजाफा बिजली की बिलों में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मंडियों से फसल पहुंचती है या क्रॉप्स या एग्रीकल्चर या रोजाना की जो चीजें पहुंचती हैं वो महंगी होंगी क्योंकि उनके किरायों में इजाफा हो रहा होगा। टेक्सटाइल जो है वो हमारी ऑलरेडी पहले ही बंद होती जा रही है, गिनती की चंद एक बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, अब जो रहती जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। ऊपर से गंदम जो है ना वो कटाई का सीजन है, उसमें लोग जो है ना वो डीजल डलवाएंगे या अपनी कपास कैसे कटवाएंगे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अल्टीमेटली हमारा इम्पैक्ट आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल की कीमत में इजाफा नहीं है, ये जो है ये आप ये समझें कि तकरीबन पूरी लाइफ स्टाइल जो है ना वो हमारा अब चेंज हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका ने ईरान को पत्थरों के ज़माने में पहुंचाना है, ये हुकूमत जो है ना वो हमें पत्थरों के ज़माने में पहुंचा के छोड़ेगी कि पैदल जा रहे होंगे और कुओं से जो है ना वो पानी भर रहे होंगे
तकरीबन कराची में तो वही हाल हमें नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में और अभी भी $110 के ऊपर प्राइस है, खुदा ना खासा अगर इससे भी ज्यादा, क्योंकि जो प्रिडिक्शन की जा रही है वो तो $150 तक की जा रही है, और अगर $150 पर बैरल हो 200 गया जी, तो आप 200 अंदाजा भी लगा लें। ईरान ने कहा 200 तक पहुंचाएंगे इसको। जी जी जी, ईरान ने दो, अल्लाह ना करे वो दिन आए, मैं तो $100 के ऊपर भी जो है ना दुआएं मांगता था कि या अल्लाह ये $100 के ऊपर भी कीमत ना पहुंचे। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, और जूं जूं इसका ये इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकम जो है, पर कैपिटल जो है वो बहुत कम है ना दीगर मुल्कों के मुकाबले में, तो अवाम की कुव्वत खरीद ही बिल्कुल मर गई है ना। 500 रुपए लीटर में मुझे बताएं कि 1 लीटर में जो है कितने किलोमीटर चलता है मोटरसाइकिल। यानी अगर फर्ज करें यहाँ से मैं कराची की अगर बात करूं, किसी ने गुलिस्तान जौहर से अगर डिफेंस की साइड पे भी आना है तो 2-3 लीटर तो कहीं नहीं गया तो 1500 रुपए का तो उस बंदे का डीजल हो गया, और उसके बाद जो है वो आने जाने का जो है ना 3000 रुपए हो गया। तो महीने का 50-60 हजार रुपए का ऑयल कौन बर्दाश्त कर सकेगा? तो ये बिल्कुल जो है ना वो आवाम से जो है ना वो तो बर्दाश्त अकमल नहीं साहब, हो एज ए सकेगा। इकोनॉमिस्ट आपको बताएं कि इस जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उसमें जो गवर्नमेंट ने इस वक्त ये किया है, ये कम हो सकता था, ये ज्यादा हो गया है? आप क्या एडवाइस देते हैं कि अभी इस वक्त क्या हो सकता था कि लोगों को रिलीफ मिलता? ये जरा गैर जरूरी है, इतनी ज्यादा प्राइस हाइक, ये अनरीजनेबल है, यू थिंक? बिल्कुल अनरीजनेबल है। हुकूमत को इस इस कीमत के जो इजाफा है इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था। अपनी जो खर्चियों के अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो वैसे ही इन्होंने कट डाउन कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मसला ये है कि हम जो है ना वो IMF की यस बैन बने हुए, जैसे IMF कहता है कि हमने टारगेट पूरा करना है टैक्स का, तो अब हम उस टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। अगर IMF से हम मुज़ाकरात कर लेंगे तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। और दूसरी बात ये नादिया मुझे बताए, मैं कहता हूँ IMF के प्रोग्राम में रहने का हमें फायदा क्या हुआ? हमें कौन सा मुल्क कर्जे दे रहे हैं? हमसे तो UAE भी अपने पैसे वापस मांग रहा है, सऊदीया हमें कर्जा नहीं दे रहा, चाइना ने कल हमसे पैसे वापस मांगे, हमें तो अपने दोस्त अब कर्जा नहीं दे रहे। तो IMF का फायदा क्या है? मेरे ख्याल में जब तक IMF के प्रोग्राम में हम रहेंगे ना, आप किसी भी किस्म का सुकून या पॉलिसी हुकूमत कोई अपनी बना पाएगी, आवाम को सब्सिडी दे पाएगी। तो लोगों की परवाह नहीं ना, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और हो सकता है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी कहीं से इंस्ट्रक्शंस लेके बात कर रहे हैं। तो हमें अपने लोगों का देखना चाहिए फायदा कि वो क्या। अच्छा सर, ये बताएं सर कि ये जो वेसल्स तो पहले खरीदे हुए थे ना, तेल तो हम खरीद चुके हैं कितना ज्यादा, और वो उसका इफेक्ट अभी क्यों नहीं आया? या तो होता ना कि अभी हम नई परचेजेस कर रहे हैं अब इस प्राइस हाइक के बाद, लेकिन अभी तो तेल गवर्नमेंट खरीद चुकी थी, तो अभी तो इतने बुरे हालात इतनी जल्दी नहीं आने चाहिए थे। आप जो बात कर रही है ना वो उसका इतना कोई मटेरियल इम्पैक्ट एज सच है नहीं, और उसमें जो थोड़ा बहुत फायदा भी है ना वो मिडल मैन और ये जो ऑयल कंपनीज और ये सारे उठा जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, सबसे मेन बात आपने कहा ना कि क्या हो सकता है, अब उसमें ईरान से हमारे पास ऑयल जो है ना वो स्मगल होके आता है। अब स्मगल होने के बाद वो जो फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए उस सस्ते तेल का, वो आवाम को नहीं पहुंचता, वो चंद हाथों में चला जाता है। तो अगर हम ईरान से या नजदीक अल्टरनेटिव सोर्सेज से अरेंज करते हैं फ्यूल की सप्लाई, तो मेरे ख्याल ये 20 जहाज आप बात कर रहे हैं, 20 जहाज अगर पाकिस्तान में नॉर्मल रेट के ऊपर आ जाते हैं तो हुकूमत को जरूरत नहीं पड़ेगी तेल की कीमतें बढ़ाने की। लेकिन अगेन हमारी बात वहीं पे आके रुक जाती है कि हम तो IMF के गुलाम है ना। तो IMF ने हमें कह दिया कि आपने पेट्रोल महंगा करना है तो हमने करना है। तो ये मसला है, हमारी अपनी तरजीहात नहीं है, हमारी अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुकी है और IMF की जो है ना यस मैन बन चुकी है जैसे आई। और पिछले 25 साल से जो है ना मुझे एक कोई प्रोग्राम बता दें, कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में गया और उसकी इकोनॉमी जो है ना वो संभली हो। IMF के प्रोग्राम में रह के हमारी इकोनॉमी नहीं संभल सकती, हमें अपनी पॉलिसीज बनाना होंगी, और ये आज नहीं तो कल, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि बिल्कुल जो है ना वो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अवाम की कुव्वत बर्दाश्त जो है ना वो जवाब दे चुकी है। अब मजीद जो है ना मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश रह गई है कि अब तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि शायद लोगों को इवन फाके करना पड़े। उस मुल्क में जिसकी आबादी 24 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 12 करोड़ लोग अभी भी एक वक्त की रोटी खाते हैं और एक वक्त की रोटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो पॉलिसीज को हमें अपनी सबसे पहले सही करना होगा। प्लान बी मुझे कुछ 30 सेकंड में बताएं, प्लान बी कुछ प्लान बी जो है ना
इमीडिएटली यही है कि फौरी तौर के ऊपर जो है ना इसकी जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है उसको रोका जाए, बिजली की कीमतों को बढ़ने से रोका जाए, यूरिया खाद जो महंगी होगी इसके मुकाबले में अब इसकी वजह से उस खाद के ऊपर जो है ना वो सब्सिडी दी जाए, ताकि आवाम जो है ना हमारी जो इंडस्ट्री है वो चलती रहे, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो चलती रहे, ताकि एटलीस्ट हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें, हमारी जीडीपी में जो है ना इजाफा होता रहे, ताकि लोगों की बाइंग पावर बढ़े। अगर बाइंग पावर बढ़ेगी तो हुकूमत जो है वो इस तेल के आवाम जो है वो इस तेल की कीमतों में इजाफे का मुकाबला कर सकेगी, वरना आवाम जो है ना वो इस पोजीशन में नहीं है कि मौजूदा जो उनकी इनकम है, जो उनकी सूरत हाल है उसमें तेल की इस बढ़ी हुई कीमतों का मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे, आपका थैंक यू। और जो बहुत ज़रूरी इस वक्त करने की ज़रूरत है कि ट्रंप पे प्रेशर दिया जाए, हमारी गवर्नमेंट प्रेशराइज करे कि जी स्टॉप द वॉर। स्टोन एज की आप बात करते हैं, आप ईरान को की बात करते हैं कि उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पूरी दुनिया ही लगता है स्टोन एज में जो है पहुंच जाएगी। तो पूरी दुनिया को इस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए शदीद। एक प्रेसिडेंट को हटना, बल्कि दो जो हैं प्रेसिडेंट्स जो इनको हटना होगा अपनी जगह से, क्योंकि ये दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, नेतन्याहू एंड प्रेसिडेंट ट्रंप। दे मस्ट गो। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहें राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हर मिनट जो है खबरें बदल रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी मैं खबर देख रही थी कि इस साल जो ए लेवल्स ओ लेवल्स के पेपर्स हैं यूएई में तो कैंसिल हो गए हैं कि नहीं होंगे, बाकी ममालिक का भी पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ स्टार्ट हुआ है तो और भी कंट्रीज़ में ये एग्ज़ाम्स जो हैं जो मई जून में होने हैं वो शायद कैंसिल हो जाएं। इसके अलावा एक अभी जो रिपोर्ट बनी है कि जी डिफरेंट जो गाड़ियाँ हैं उन पे किस तरह अफेक्ट आएगा, टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से जो है प्राइस में जो हाइक हुआ है। तो छोटी से बड़ी गाड़ी की तरफ अगर हम जाएँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 से 10,000 तक अब जो है फ़र्क आएगा एवरी टाइम वी गो टू द पेट्रोल स्टेशन टू फिल द टैंक। और महीने में 4 दफ़ा 2 दफ़ा तो टैंक होता ही है फिल। तो आप हर महीने 12 से 20 हज़ार जो है अगर 2 दफ़ा आप जाते हैं, और इसको डबल कर लें अगर 4 दफ़ा जो है टैंक भरता है, कैसे होगा? 60 हज़ार का जो है ये जो गैप है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? कैसे एक्स्ट्रा 60 हज़ार गाड़ी के लिए, 40 हज़ार गाड़ी के लिए? वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा अभी 23 मिनट पहले जी एक नया जो है बयान आया है ट्रंप की तरफ से। आर मिलिट्री द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बाय फार एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ओके, हैजंट इवन स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग व्हाट्स लेफ्ट इन ईरान। वो कह रहे हैं हम तो अभी शुरू ही नहीं हुए, ईरान को जो हमने बर्बाद करना है अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो ब्रिजेस नेक्स्ट हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, और फिर न्यू रेजीम लीडरशिप जो है। हालांकि कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि हम रेजीम चेंज कर चुके हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं इनकी, फिर कहते हैं कि रेजीम जो है हम उसको चेंज करेंगे। व्हाट हैज़ टू बी डन एंड फास्ट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द नार्सिसिस्ट एंड क्रेजी साइको, ये उसका बयान आया है। तो फैज़ रहमान से हैं, एनालिस्ट हैं फ्रॉम द यूएस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम नादिया जी फैज़ साहब, ये जी थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो ये तो अभी बस कुछ मिनटों पहले ही जो है ये नई बात इन्होंने कह दी है कि जी हैज़ टू बी डन फास्ट, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा। मेरा ख्याल है नादिया, आज का ये सेगमेंट आपके साथ एक मशहूर शेर से शुरू करते हैं, अगर इजाज़त दें आप तो। जी ज़रूर। हाँ, और मेरा ख्याल है पूरा उतरता भी है। खैर खुद आपने भी उनकी शान में कुछ अल्फाज कह दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं तो वाशिंगटन में बहुत उनके करीब बैठा हूँ और यहाँ के फिर भी थोड़ी जसारत करता हूँ कुछ कहने की, कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में या दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनमें लोगों का ये हाल है, बल्कि ख़ुद यहाँ अमेरिका में बैठे हुए, वाशिंगटन में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि या खुदा ये क्या बला नाजिल हो गई है, ये हम किस तरफ चल निकले हैं। कि एक ऐसी सुपर पावर, देखिए एक किसी मुल्क का एक बड़ी मिलिट्री पावर होना ज़ाहिर है कि उसको ताकत तो देता है। बहुत से और ममालिक भी हैं जिनकी अच्छी, ख़ुद हमारे पड़ोस में आप देखें, लेकिन उनके पास इखलाक़ी क़ुव्वत नहीं होती अपने आप को एक पावर साबित करने की। अमेरिका की तमाम खामियों, ख़राबियों
कोताहियों और कमज़ोरियों के बावजूद अमेरिका ने एक तरह से अपना कम से कम भरम एक इखलाकी क़ुव्वत के तौर पर रखा हुआ था। जी। लेकिन ये जंग जो शुरू हुई है और ट्रंप ने जिस अंदाज से जो ये बातें करना शुरू की हैं, इस कदर बेईमाना किस्म की, कि जो एक किसी भी लीडर को किसी एक मामूली, मतलब मैं समझता हूँ एक टोगो और कांगो जैसे ममालिक या कोई इवन कोई लैटिन अमेरिका के मुल्क का सदर भी या कोई वज़ीर आज़म भी है, कोई ऐसी बात नहीं करेगा ऐसे अल्फाज में जो एक सुपर पावर का नहीं बिल्कुल, और जो वाहिद सुपर पावर की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल कितनी करेगा। आ जाती है। आप प्लीज फैज साहब ये बताएं कि यूएस कितना अफेक्ट हो रहा है। हम तो हो रहे हैं, सारी दुनिया हो रही है। यूएस इसराइल में भी कोई फर्क आया है? कोई महंगाई हुई है? पेट्रोल प्राइसेस वहां भी बढ़ी हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कोई हमें फर्क, ट्रम्प कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, लेकिन हाँ क्या देखिए, असल ये भी झूठ इसमें होगा? दो बातें हैं, इसमें दो बातें, फ़र्क तो पड़ा है बहुत। लोगों की जो स्टॉक्स हैं वो बहुत डाउन हो गए हैं। ये जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त डाउन हुई है, मैसिव अंदाज से। फिर दूसरी बात यह है कि ख़ुद अब मेरे अपने पड़ोस में जो है इस वक्त गैस तकरीबन $4.5 ऑलमोस्ट रीचिंग $5 पर गैलन बिक रही है। पहले जो कितनी कि थी? अब से अभी वॉर शुरू होने से पहले तकरीबन 2.5 से 3 पौने $3 तक चल रही थी। तो अच्छा खासा एक फ़र्क हुआ है। लेकिन असल में इनको इत्मीनान ये है, देखिए अमेरिका बहरहाल चूँकि एक कदीम एक मुल्क है, 250 साल होने को आ रहे हैं, उसके इदारे हैं, उसका एक प्राइवेट जो सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद यही है कि ज़ाहिर है कि और फिर ये इतनी दूर बैठे हुए हैं तो बराह रास्त जंग से मुतासिर नहीं होंगे ये। और फिर खुद ये कहना बार बार कि चूँकि हम ऑयल वहाँ से नहीं लेते, गैस नहीं लेते, अब तो हमारे पास वेनेजुएला भी है और हमने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ड्रिल करना शुरू कर दी है, गैस भी और ऑयल भी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये संभल जाएंगे। लेकिन ये जो भरम है, ये सुपर पावर का जो वो है मामला रखने का, अपने आप को बरकरार रखने का, वो बहुत मुतासर हुआ है। ख़ुद उसका नतीजा ये निकला कि अब देखिए इस वक्त अपन 2/3 से ज़्यादा अमेरिकन्स इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख़ुद उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी की जो अक्सरियत है वो इस वॉर की मुखालफत, और ये उस वक्त हुआ है, आप ज़रा गौर फरमाइए कि इस वक्त जो अमेरिका में 80% लोग हैं जो ईरान को नापसंद करते हैं। ये एक फैक्ट है, जो भी जैसा भी हो। लेकिन इन्होंने जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए ईरान को इतना बदनाम किया हुआ है कि 80% अमरीकी अवाम की राय ईरान के बारे में अच्छी नहीं है। उसके बावजूद 2/3 of Americans are opposed to the war with the Iranians। तो ये जो एक है, ये बिल्कुल वाज़े एक मैसेज है प्रेसिडेंट के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। लेकिन लगता यह है कि वो उस तरफ जा नहीं रहे हैं, देखने को तैयार नहीं हैं। जो उनके अहदाफ जो उनको गालिबन दिए गए हैं नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वही उस पर वो लगे हुए हैं। और जो उन्होंने बातें की हैं, ये देखिए अभी जो आपने जो ट्वीट पढ़ा उनका नादिया, वो खुद आप देखिए एक डेस्परेट, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी की वो ज़बान है। कोई भी एक पुरएतमाद आदमी जिसको मालूम है कि उसके पास कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है, उसको मालूम है वो क्या करना है, वो ऐसी बातें आए दिन ऐसी बातें नहीं करेगा। किसी नहीं मालूम, दुनिया का बच्चा जानता है कि हाँ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। एक सदर अमेरिका को क्यों बार बार ये रिपीट करने और दुनिया को जताने की ज़रूरत पेश आ रही है कि हम सबसे मिलिट्री पावर हैं, बड़ी मिलिट्री, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए किस हद तक वो चला जाए, ये बड़ी खौफनाक बात है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी जंग के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है फायर कर देना और उनको कहना कि बस आप जो है रिटायर ही हो जाएं, जनरल रैंडी जॉर्ज, ये क्या कहानी है? ये देखिए ख़तरनाक अलामत है, बहुत ख़तरनाक अलामत है। एक तरफ तो ये है कि इन्होंने, ये पहली फायरिंग नहीं है जब से ये पीट हेगसेट साहब आए हैं, जो कि एक इंतहाई समझिए कि इनके बारे में जो आम तासुर ये है कि इमैच्योर से आदमी हैं, बात अजीब तरह से करते हैं, और फिर बहुत मजहबियत का उन्होंने लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी का। और हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका का दस्तूर जो आइन है वो स्टेट और चर्च को, मज़हब को और रियासत को बिल्कुल अलग करके रखता है। तो वहाँ पे ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो ये एक तरफ तो ये है कि ज़ाहिर है कि एक जबकि इतनी वॉर चल रही, जंग जारी है, और आपने जो आर्मी का चीफ है, यानी जो एक्चुअली जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करे, फ़र्ज़ कीजिए कि हाँ आप इतने तैयारे भेज दीजिए, इतने लोग भेज दीजिए, तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के जो पेपर्स पे दस्तखत होती है वो इस आर्मी चीफ की होती है।
तो आपने उसको हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसी बात उससे करवाना चाहते थे Exactly. जो वो तैयार जो नहीं हो तैयार रहा था। नहीं है, और आप कितनी वो खतरनाक बात होगी। वो पुश बैक कर रहा था उसके ऊपर, इसलिए आपने कहा कि ठीक है आप घर जाइए, हम खुद अपना आदमी लाकर ये काम कर लेंगे। तो ये एक बात अहम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि चूंकि ये 24वें सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल हैं, एडमिरल्स और जनरल्स, ये 24वें हैं जिनको इस एक साल में पीट हेग्सेट ने फारिग किया है। तो एक सीरीज है और ये कोई आखिरी नहीं है, इसके बाद 2-4 और लोग हैं जो सीनियर लोग हैं लाइन में हैं। तो एक तरफ तो ये ज़ाहिर है, हो सकता है कि वो ज़रूर कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं उनसे जहाँ उन्होंने उसको पुश बैक किया हो, इनकार किया हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, हम किसी और से ये काम करवाएंगे, और जो कि ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो सकती है। दूसरी बात यह है, इसका पहलू वो ये कि वो ये चाहते हैं कि इस मौके पर 100% उनके लॉयल लोग वहाँ बैठे रहें और कोई मामूली सा भी डिसेंट, कोई इख्तलाफ राय उनके सामने ना आए। चूँकि जॉर्ज जो अपने ये जनरल जॉर्ज हैं, ये बाइडन ने इनको अपॉइंट किया था और अभी एक साल इनका रहता है, तो जाहिर है कि थोड़े बहुत शुक्र को शुभात भी हैं। और आर्मी के मोराल के लिए, सोल्जर्स के मोराल के लिए कितना बुरा। अच्छा फैज साहब ये भी बताएगा, एक हमने रिपोर्ट कल हमें पता चली, बड़ी वो भी डिस्टर्बिंग थी, कि इंडिया एज यूजुअल कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर ही रहा होता है। तो खबर कुछ ऐसी आई है कि नाउ व्हाट दे आर प्लानिंग नेक्स्ट इज़ कि उनके जो जेलों में पाकिस्तानी, पहले से उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों को जो गलती से बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं उनको बंद किया हुआ है, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, कि अपने मुल्क में कोई तकरीबकारी खुद करें और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालें और कहें ये जी पाकिस्तानी पकड़े गए जो ऑलरेडी उनकी जेल में थे। बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस वक्त इंडिया भी बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और आप ये देखें जो वहाँ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जो बहुत अहम लोग हैं, अमित शाह और बड़े टॉप नॉच लीडर्स उनके, वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो उनकी 100% उनका फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट और एक एहसास कमतरी का आपको वो एक मुजाहरा वहाँ से नज़र आ रहा है। तो जाहिर है कि जब देखिए ऐसे लीडर्स जब इस किस्म की कैफियत का शिकार हों, तो वो ज़रूर कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं कि जो हमारे लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने इसको शुरू से ही जो है एक्सपोज करना शुरू किया है। ये ऑलरेडी बात पब्लिक स्क्वायर में आ चुकी है। तो अब अगर अब ख़ुद अमेरिका भी और जो दूसरी जो पावर्स हैं, खुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी इंडिया की जो भारतीय इस वक्त जो रही है पिछले, देखिए मई में जो कुछ हुआ सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया और कोई सबूत नहीं दिया। तो दुनिया अच्छी तरह जानती है कि आप ऐसी कार्रवाइयाँ पहले कर चुके हैं, अगर आपने इस दफ़ा भी ऐसा किया, और इस मौके पे जबकि एक वॉर इतनी ज़बरदस्त चल रही है जो कि पूरे रीजन के लिए, दुनिया के लिए तो है ही है, लेकिन खुसूसन इस रीजन के लिए, ख़ुद भारत के लिए, आपको मालूम है ना वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है कि लोग अपने गाँवों की तरफ जाना शहर छोड़ चले, क्योंकि वहाँ गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। जो छोटे जो पथारेदार जो हैं, जिनके छोटे, और ईरान ने उनके जो फ्यूल वेसल्स हैं वो गुजरने भी नहीं दिए, उनको इजाजत भी नहीं दी। पाकिस्तान के फ्लैग के जरिए आप जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इस पे कितनी आग लग रही होगी, कितनी मोदी को आग लग रही होगी इस पे। बिल्कुल। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन और एक आपको एक झुंझलाहट का सा समा बंधा हुआ है वहाँ, और वो उसमें अपना नुकसान ही करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस मौके पर जबकि इतनी ज़बरदस्त जंग हो और जिसमें खुद इनका अपना इतना माशी नुकसान हो रहा, वो ऐसा कोई एडवेंचर करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बात ऑलरेडी खुल के सामने आ रही है और उस पर खुली डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, ताकि अगर वाक़तन ऐसी कोई बदमाशी और ऐसी कोई हिमाकत वो करें तो पूरी दुनिया जान सके कि हाँ, इसकी ध्यान कहीं और लगाना चाह रहे हैं अपने लोगों का। बहुत शुक्रिया फैसल फॉर योर टाइम। एब्सोल्युटली जी, थैंक यू। अब ये कि इंडिया के लोग आगे कि जी जो असल ज़िंदगी है उसमें धुरिंदर नहीं चल रही, बॉर्डर 2 नहीं चल रही, बुरी तरह जो है इनकी जो सफारतकारी की बात की जाए उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उनके जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं अपनी गवर्नमेंट की उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है बांग्लादेश को एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बना के ना ये जो लोग हैं इंडिया के, ये सड़कों पर निकलें और अपने मिनिस्टर्स को, अपनी गवर्नमेंट के लोगों को पीटें, ठीक ठाक पीटें, पीटते हुए बाहर निकालें कि एक आम इंसान जो है इंडिया का, जो कि सर्वाइव सिर्फ करना चाह रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, बस किसी तरह वो जो है इनको इनकी ज़िंदगी को अजाब किया हुआ है और फिर अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बजाय कि मामलात को देखा जाए, इस वक्त तो हर गवर्नमेंट को सिर्फ ये देखना चाहिए कि अपने लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान करें,
वैसे ही जंग चल रही है पूरी दुनिया में, सब अफेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे में कि आपको फिर पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, इंशाल्लाह एक बार फिर जो है बुरी तरह नाकाम होगी। और सलाम है हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को, जिन्होंने पहले ही पता लगा लिया कि ये होने वाला है, और अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया सिर्फ हंसेगी इंडिया पे, लाइक ऑलवेज। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग। आफ्टर द ब्रेक राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग हम कहेंगे। और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बचपन से हम बारिशें देख रहे हैं, तूफान देखे हैं, लेकिन बारिश हमने हमेशा एंजॉय ही की है कि ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बादल आएंगे, बारिश होगी, बारिश में नहाएंगे और फिर बस बारिश ख़त्म हो जाएगी। जितनी देर बारिश चलती थी हम एंजॉय करते थे, लेकिन अब तो खौफ आ रहा है बारिश से। कराची में जो कल मैंने देखा, क्योंकि आई वॉज आउटसाइड, और उससे पहले जो आसमान का जो रंग था वो डराने वाला था। बारिश इतनी तेज़ के लगे कि जैसे कोई मार रहा है, तकलीफ दे। 2 मिनट क्या 1 मिनट भी बारिश में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, सांस नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी। क्योंकि मैं फंस गई बारिश में और मैं गाड़ी के अंदर नहीं दाखिल हो सकी, बेटे के साथ थी, और मुझे बड़ी अनयूजुअल अजीब सी ये बारिश लगी, इतनी स्पीड के साथ कराची में। और फिर आसमान सारा दिन ही बहुत अजीब सा था। मुझे तो वो बादल के आप नोट करें, आसमान पे देखें तो जो बादलों के बीच में जो लाइट है, जो लाइंस हैं, ये बहुत वियर्ड हैं, स्ट्रेंज हैं, कुछ अजीब सा चल रहा है जो हमें महसूस हो रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामलात हैं। फिर बिजली चमकती रही कल सारी शाम, बारिश नहीं हुई लेकिन बिजली इतनी चमकनी, क्या मतलब है इस बात का। और बहुत नुकसान हुआ, 4 से ज़्यादा अफराद की जान चली गई, सिर्फ कराची की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। नुकसान चीज़ों मतलब गाड़ियाँ और बाइक का तो आप पूछें ही ना कि कितना नुकसान हुआ है। डिफेंस से लेके मलीर तक, मलीर से आगे भी बारिश हुई है और बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो यूनिवर्सिटी रोड के पास रोड जो बंद रही हैं उधर तो फिर आप ना ही पूछे। कोरंगी में हम सुबह आए हैं तो पानी खड़ा हुआ था। तो एनीवे हम NDMA वालों से बात करते हैं, क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो क्या ये कोई डिज़ास्टर है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। फसलें कटने का टाइम है, जितने परेशान तो इस वक्त गाँव के लोग हैं ना, आपकी सोच है। ताहिर मलिक साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर साहब बताएं कि ये जो मगरबी सिस्टम है ये डिज़ास्टर लग रहा है हमें तो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानती हैं कि कल से पाकिस्तान में एक मगरबी सिलसिले की दूसरी लहर असरअंदाज है, जिसकी वजह से हमने सिंध के मगरबी इलाकों में कराची, लसबेला, हब में इंतहाई तेज़ बारिशों का एक सिलसिला देखा। और ये सिलसिला जो कल से पाकिस्तान में असरअंदाज है, ये कल शाम तक जारी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस सिलसिले के बाद यके बाद दीगरे तकरीबन 10 से 12 अप्रैल तक मुख्तलिफ मगरबी सिलसिले पाकिस्तान में अपना असर दिखाते रहेंगे। 10 से 12 अप्रैल तक? जी तकरीबन 10 से 12 अप्रैल तक। ये सिलसिला जो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़े थोड़े से गैप्स के साथ, 1 दिन के गैप, आधे दिन के गैप के साथ मुख्तलिफ सिलसिले पाकिस्तान में दोबारा दाखिल होंगे। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 10 से 12 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हम कुछ थंडर स्टॉर्म्स और तेज बारिशों के सिलसिले जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ बताता चलूं कि आने वाले सिलसिलों में जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ इसकी शिद्दत जो है वो पाकिस्तान के मगरबी इलाकों से शिफ्ट होकर थोड़ी सी नदर्न इलाकों की तरफ आ गई है, जिसमें बलोचिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाके असरअंदाज इस वक्त ज़ेर असर हैं। पंजाब के मगरबी और शुमाल मशरकी इलाके इसके ज़ेर असर हैं। इसी तरह सिंध के मगरबी इलाके, और अगर मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं तो इस वक्त ज़्यादा जोर मौजूदा सिस्टम का उन इलाका जात की तरफ है। और आने वाले सिलसिलों में जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के काबुल रिवर है, पोहाटतोई रिवर है, कुर्रम रिवर है और हब रिवर है, इनमें तुग़यानी या तेज बहाव का एक्सपीरियंस किया जा सकता है इन तेज बारिशों की वजह से। और जब ये बारिशों का सिलसिला इस तरह होगा तो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स, आप जानते हैं कि वहां पे
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज का टेम्परेचर बतदरीज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल। सो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लोफ के कुछ इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं और उसके अलावा कोई लैंडस्लाइड्स और रॉक फॉल्स वगैरह हो सकते हैं। जी। जबकि मैं एक लास्ट बात जी, 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 डीजी टांक, राजनपुर और डेरा इस्माइल खान के जो हिल टॉरेंट्स हैं, आने वाले दिनों में जो अगले 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, उनमें भी हम इन बारिशों की वजह से कुछ तेज बहाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही। तो ये है करंट और अब 12 अप्रैल तक के बारिशों के सिलसिले और मौसमी हालात के हवाले से। आपने बड़ा अच्छा आपने डिटेल में बताया, थैंक यू। तार साहब ये बताएं कि एनडीएमए जो है हमें आवाम को अलर्ट्स भी जो हैं भेजते हैं, तो वो क्या सिस्टम है और हमें भी इस वक्त केयरफुल ही रहना चाहिए और जो ताज़ा तरीन अलर्ट्स हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचने चाहिए और हमें इनको सीरियसली देखना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, तो क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, आपने ये एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, क्योंकि जो आपकी साइंटिफिक इवैल्यूएशंस और अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अगर उन लोगों तक न पहुंच पाए जो उससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, तो फिर आपका पूरा पैराडाइम अफेक्ट हो जाता है। एनडीएमए इस मामले में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। जिस तरह अभी हम आपके चैनल के तवस्सुत से अवाम तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, इसी तरह हम तमाम जो मीडियम्स अवेलेबल हैं उनको बरूए कार लाते हुए भरपूर तरीके से आवाम की आगाही के लिए, और न सिर्फ आवाम की आगाही के लिए बल्कि उस इलाके में मौजूद जो हमारे रिस्पॉन्डर टीम्स हैं और डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उन तक ये हम वक्त से बहुत पहले इतलात पहुंचाते हैं। इसके लिए हमने अपनी एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रखी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको एक डायरेक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें अलर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले इशू कर दिए जाते हैं। जैसा कि इन मगरबी सिलसिलों के अलर्ट्स जो हैं वो भी हमने अपनी ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचा दिए थे तकरीबन मिड ऑफ मार्च से। सही। और उसके अलावा हमने एक सिस्टम यहाँ फॉलो करते हैं जिसमें हम तकरीबन 3 से 4 माह आगे के मुख्तलिफ टेक्निकल मीन्स को यूज करते हुए असेसमेंट्स करते हैं, और उसकी बुनियाद पे हमारी जो माहिरीन की राय होती है, जिसमें दीगर गवर्नमेंटल इदारों की इनपुट भी साथ शामिल होती है, उसके बेस पे हम अर्ली वार्निंग्स भी इशू कर देते हैं। जी सर, आपका नाम बताइएगा, आपका नाम मैं तो अभी डाउनलोड कर रही हूँ। जी, पाकिस्तान के हवाले से जो एप्लीकेशन है इसका नाम है जी पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट, और ये आपके एंड्रॉयड और एप्पल प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड और यूटिलाइजेशन और इसके साथ लिखा हुआ है गवर्नमेंट, और तो ये जरूरी यही वाला ही सिर्फ डाउनलोड कीजिएगा। वेदर का ये बिल्कुल सामने आ गया पहली ऑप्शन, और उसको मैं इंस्टॉल कर रही हूँ राइट नाउ। इसको इंस्टॉल कर लिया, ये मुझे क्या क्या बताएगा ऐप एग्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट दिस? जी बिल्कुल, जिस वक्त आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये शुरू में आपसे 2 परमिशंस लेगा, एक जिसमें आपकी लोकेशन, ताकि आपको उस हिसाब से अलर्ट्स वगैरह इशू किए जा सके, और दूसरे ये आपसे नोटिफिकेशन की इजाजत मांगेगा, जो कि दोनों ग्रांट कर देनी चाहिए, ताकि वक्तन फवक्तन यहाँ से जो नोटिफिकेशंस हम पुश करते हैं वो बर वक्त आपके मोबाइल्स पे और आपके डिवाइसेस पे अवेलेबल होते रहे। मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन के हवाले से एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इस बात पे फोकस्ड नहीं हैं कि लोगों को ये बता दिया जाए कि जी आपके इलाके में फलां टाइम पे इस किस्म के कुछ असरात आ सकते हैं, बल्कि इसको हमने एक कंप्रिहेंसिव पैकेज के तौर पे डिजाइन किया है, जिसमें हम 4 से 6 माह पहले के वार्निंग्स, 15 से 20 दिन पहले के अलर्ट्स, और उसके अलावा जब आपको ये अलर्ट्स और वार्निंग्स मिल गए हैं तो एक्चुअली उसमें करना क्या है, तो वो एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रिस्पॉन्डर्स, उनके लिए जितना मवाद और सजेशंस और गाइडलाइंस हैं वो भी इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में इसके अंदर पेश की गई नहीं, बहुत अच्छा ये ऐप बना हुआ है। मैं तो तार साहब अभी देख रही हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बड़ा यूज़र फ्रेंडली, और इसमें अगर आप देखें तो शेल्टर्स कहाँ हैं, एनजीओज कॉन्टैक्ट्स, सेफ्टी गाइडलाइंस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, बेस्ट प्रैक्टिस, डीएम प्लान्स, हैजर्ड प्रोजेक्शंस, अर्थक्वेक अलर्ट्स, और फिर ये कि पाकिस्तान एनडीएमए ये जो है अलर्ट्स, ये आप बहुत ईजी टू यूज़, ये देखें, ये एक सेकेंड, ये ऐसे बना हुआ है,
इजी टू यूज़, मेरा 1 मिनट में मैंने डाउनलोड इसको कर लिया। अब इससे जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलर्ट्स ये नोटिफिकेशन की पहले आप अलाउ कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लुक एट दिस, वेरी वेरी नाइस ऐप। क्योंकि कुछ ऐप्स बड़े मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इजी टू यूज़ है। इसको प्लीज़ आप अपने फ़ोन्स में डाउनलोड करें। बच्चों के भी जो फ़ोन्स हैं ना उसमें भी डाउनलोड इसको आप जो है ना ऐप को, पाकिस्तान NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप जो है इसको प्लीज़ फ़ौरन डाउनलोड करें, बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। और अब थोड़ा सा ज़रा लाइटर नोट पे ज़रा बात करते हैं। और व्हाई नॉट मूवीज़, फिल्म्स। 3 फिल्में रिलीज़ हुई ईद पे, एक थोड़ी सी गायब हो गई, लेकिन बाकी 2 ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। बुल्ला की बात करें तो व्हाट अ ट्रीट फॉर पंजाबी ऑडियंस, जिनको पंजाबी फिल्में देखने का शौक़ है लेकिन बनती नहीं है फिल्में। और बड़े अरसे बाद एक बड़ी स्लिक, बहुत ही क्लासी फिल्म बनी, पंजाबी एक्शन रोमांटिक फिल्म, जिसमें शान, नईमा बट, सारा लॉरेन को हमने देखा और पसंद किया लोगों ने। इसकी ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट थी। अगर आप उसका वो म्यूज़िक और शूट का स्टाइल देखें तो वो पुराने वक्तों वाला नहीं है, हालांकि एक्शन तो है बट लेटेस्ट स्टाइल से बड़ा उन्होंने इसको टेक्निकली इसको बड़ा साउंड बनाया है फिल्म को। ट्रेलर वाज वेरी इंप्रेसिव। इसका म्यूज़िक, इसकी क्या कहते हैं DOP का काम, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन वगैरह सब बड़ा हमें हाईटेक लगा। और अभी हमारे साथ इस फिल्म की हीरोइन है सारा लॉरेन। अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे बाद सारा से बात हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है नादिया? आई एम फाइन। वी बोथ वेयरिंग वाइट। और सारा मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें बहुत, हाँ देखो वाइट। अच्छा, यू कांट सी मी। मैं तुमसे बहुत कम प्यारी लग रही हूँ, लेकिन मैंने भी वाइट पहना है। सारा यू लुकिंग लवली इन द मूवी। मुझे इतनी खुशी हुई फिल्म देख के, इतनी अभी फिल्म नहीं देखी मैंने, जो ट्रेलर देखे मुझे बड़े अच्छे लगे। और मुबारक हो कि मूवी ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। वेल, थैंक यू सो मच। लोगों को फिल्म पसंद आई, अब बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी ऑडियंस वापस सिनेमा में गई है, क्योंकि यही एक एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान के पास एट द मोमेंट। कम बनती है, लेकिन तुम्हारे लिए कितना चैलेंजिंग था कि पंजाबी में बोलना है? आर यू ओके विद दिस? जब स्क्रिप्ट मिला तो क्या सोचा, क्या सवाल किए मूवी करते हुए? एक्शन और हीरोइन के पास एक्शन है करने के लिए, वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी, बिकॉज आजकल मेरा एक्शन करने को बहुत दिल चाह रहा है ना। एक्शंस आर मोर बिकॉज बॉडी लैंग्वेज ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट सेइंग अ डायलॉग्स। सो वो एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट था। अच्छा, लेकिन ड्रेस में एक्शन मैं तुम्हारा देख रही थी क्लिप्स में। स्प्लिट में ना, स्प्लिट में रेड ड्रेस कैसे किया तुमने? कैसे आउटफिट मैंने मैनेज किया हुआ, वो पूरा यहाँ तक ऑफ शोल्डर है एंड देन एक स्लेट है। दैट वाज टफ बट दैट्स अ जॉब, है ना। मतलब या तो कपड़े उस हिसाब से हो जिसमें मूवमेंट आसान हो। अच्छा, तुम्हारा एक्शन देख के मुझे ब्लैक पैंथर की याद आई, मिशन इम्पॉसिबल की याद आई। यू डिड इट सो वेल। तो कैसे तैयारी की? थोड़ा सा हम एक्शन की, चलो डांस म्यूजिक की तो बात करते हैं, एक्शन क्या ट्रेनिंग की उसके लिए और इस सीक्वेंस के लिए? एक्शन के लिए थोड़ा सा जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं आजिम भट्टी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजीली मुझे कुछ मूव्स बताए। सो आई जस्ट पिक्ड अप क्विकली, बिकॉज मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस था जब मैं कर रही थी इश्रत मेड इन चाइना। सो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी ट्रेन थी, सो इट वाज इजियर फॉर मी। बट यस, इस तरह का केक, इस तरह की चीज़ नहीं की है मैंने पहले, तो वो एक नयापन था बीइंग एन एक्टर, डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि एक्शन करते हुए जो आपका लिबास है, मतलब ट्राउजर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ड्रेस में आई थिंक थोड़ा उसका डिफरेंट उसको हैंडल करना पड़ेगा। हॉट एक्शन, आई बिलीव। तुम फिल्म में और हॉटनेस ना हो कैसे हो सकता है? मैं हूँ हॉटनेस, मैं नहीं ऐड करती नादिया, सीरियसली ये मैं डायरेक्टर्स ऐड करते हैं। उन्होंने कहा हमको जरा हॉटनेस चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी, इट्स अ सिनेमा, इट्स अ मूवी, मूवी की रिक्वायरमेंट है, उसमें ये सब होगा ही तभी लोग देखने आते हैं। व्हाट अबाउट योर आइटम नंबर जिसको कहा जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आइटम नंबर तो नहीं, आइटम नंबर तो लोग करके निकल जाते हैं, बट यूर पार्ट ऑफ द फिल्म, यूर द हीरोइन।
तो परफॉर्मेंस जो थी इस गाने की, वो उसमें भी बताओ, यू लुकिंग वेरी नाइस। उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे तो इसे हमने बहुत बहुत आपसे गाने अच्छा देखे हैं क्रिटिसिज्म तो कोई नहीं करता, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ। यार। मुझे जो अब मैंने जाना है मूवी आप देखने। क्या करें, आप जाए ना प्लीज, यार जाके देखिए। मैं बताऊं, मैंने इतने पिछले दिनों बुरे गाने देखे थे कि मैं कहती थी क्या हो गया हमारे डांस नंबर्स, क्योंकि जो डांस कर रहे होते थे उनको बिल्कुल। डांस करना नहीं आता। दे आर गुड एक्ट्रेसेस, उनको डांस नहीं करना आता। ये उसका काम है जिसको पता है। यू नो इट, यू मूव वेरी वेल, यू नो कि एक डांस जो है सीक्वेंस उसको कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली यू वर अमेजिंग मेरे हिसाब से। थैंक यू। वो ये भी है कि वो लड़की एक एजेंट है, तो जब एक एजेंट एक परफॉर्मेंस दे रही है तो यू नो द एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और उसमें क्या थोड़ी सी उसमें कुछ जब इन्होंने एडिट भी किया तो उसमें कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि वो डांस भी कर रही है एंड शी नोटिसेस एवरीबडी कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यू नो, एंड इन्फॉर्मेशन शी इज गैदरिंग। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दैट आइटम नंबर, द आइटम नंबर। अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन, रिस्पांस, उनके गैप के बाद फिल्म कर रही हो, इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस, और जो तुम्हें क्रिटिसिज्म आया वो भी बताओ क्या था। क्रिटिसिज्म इज लाइक अच्छा, पर मेरा जो रोल है ना, सोफिया का कैरेक्टर, वो एक बहुत ही सटल कैरेक्टर है। शी इज़ मोर इंट्रोवर्ट पर्सन। अच्छा, अगर कई लोगों का मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत एक्टिंग करनी चाहिए थी, पता नहीं फेशियल एक्सप्रेशन को कहाँ लेके जाना चाहिए था। क्यों लेके जाना चाहिए था? क्यों लेके जाना चाहिए? आपने लाउड क्यों होना है? व्हेन यू आर अ एजेंट यू आर वेरी काम। आप सुनते हैं और आप समझते हैं और आप अपना प्लान माइंड में बना लेते हैं। आपके चेहरे तक से किसी को पता नहीं चलता व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड दिस इज योर जॉब एज अ एजेंट। सो दैट दिस इज व्हाट आई डिलीवर, आई बिलीव। सही। और ये कि जी जो जिन्होंने कहा कि जी गाना बड़ा बोल्ड है, बोल्ड स्टेप्स हैं, बोल्ड कपड़े हैं, लोगों को ये नहीं दिखता कि आप जब एक डांसिंग नंबर कर रहे हैं आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे लग रही है, आप जब एक्शन कर रहे हैं आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी लग रही है, और जब आप रोमांस कर रहे हैं यू आर टोटली into another person. I think the variation of the role in Sophia's character, that was outstanding for me, I believe. नहीं, नो डाउट। अच्छा, पंजाबी बोलने में कुछ मुश्किल पेश आई डबिंग करते हुए? पंजाबी बोलने में मुश्किल क्योंकि पंजाबी लाइक फ्लो में पंजाबी तो मैंने कभी भी नहीं बोली, लाइक सिंपल बोलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डायलॉग्स, उतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे ऐसा कि लाइक पूरी फिल्म मेरे ऊपर नहीं है, बुल्ला के ऊपर फिल्म है। सो जो भी सीन्स थे वो पंजाबी, बिकॉज माई मॉम इज़ पंजाबी, तो पंजाबी बोलने में इतना कुछ मुश्किल पेश नहीं आई मुझे। बट एक एक्सेंट मैंने ज़रूर पिक किया बिकॉज शी वॉज नॉट अ टिपिकल गर्ल। वो मैंने कहा ना, अगेन आपके माइंड में हमेशा रहता है जब आप ऐसा कोई रोल कर रहे हैं, स्पेशली आप एजेंट या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल लड़की इतना सोच ही नहीं सकते, बिहेव भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। एंड आर यू हैप्पी विद द आउटकम? जो मूवी बड़ी ये मुख्तलिफ, मतलब शुरू में तो होगा ना पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, पता नहीं कैसी हो क्या हो, थोड़ा सा कुछ शक तो आ रहे होंगे ना, डर भी लग नहीं, रहा मुझे होगा। मुझे ये बस ट्रस्ट था कि हम अपने सिनेमा को रिवाइव करें। मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पंजाबी का अगर आप देखें तो बहुत बड़ी ऑडियंस है। नादिया, आपको भी अंदाज़ा है कि हमारा पंजाबी भांगड़ा, हमारा म्यूज़िक, दिस इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग। वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, वी नीड टू सेल इट प्रॉपरली। बस वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए और ज़्यादा म्यूज़िक जहाँ पे आपका सेल हो, बिकॉज इस फिल्म का हर गाना अच्छा है अगर आपने सुना हो। जी, बहुत मुझे टाइम के मुझे बाद। तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल लगा, और ये कि बड़ी और बहुत स्लीक सी टाइम बनी के हुई है। बाद। देखिए ग्लैमरस कितनी है मूवीज के, आप शॉट्स देखें, इसका सारा डीओपी का काम बहुत अच्छा है। नसीबो लाल जी ने इतना प्यारा, मैं कहती हूँ कभी मिलेगी तो या मैं उनसे मिलती हूँ, वो कमाल उन्होंने गाना गा दिया, दुनिया पागल होगी ना, मेरे नैन बड़े कजरारे में ना। आई लव द सॉन्ग, आई लुक एट द बीट। बीट है। आप और जब मैं मिलेंगे तो फिर आप वो जो करती हैं ना अपनी डांसिंग, हैप्पी टू यू वाला नहीं नहीं, बिल्कुल सारा ये बड़ा, और ये मुझे लग रहा है ये अब शादियों पे जो है ना, मेरी बात नेक्स्ट सुनिए, मुझे एक बना के भेजे। आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करती हैं मेरे नैन कजरारे पे। मैं तो और अकड़ गई हूँ, सारा अकड़ गई हूँ इतना, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ऑलवेज, बिल्कुल। We all love you, you know that. आई नो, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ मूवीज की यार कोई अच्छी सी कोई खबर बताओ, कोई बीच में कुछ कोई गॉसिप, कोई वाकया क्या हुआ, नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शान के साथ कैसा रहा, कुछ अंदर की बातें बताओ। नईमा के साथ तो खैर मेरा कोई सीन नहीं है, तो एक्सपीरियंस ऐसा मैंने कोई शेयर नहीं किया, बट विद शान एक सीनियर हीरो आपके सामने, वो भी आपको एक होता है कि कम टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें डिलीवर करनी है, बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं है सीन्स में,
केमिस्ट्री बनाने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत वर्कशॉप्स नहीं करते हम लोग। ये भी एक इशू होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होने चाहिए। मुझे लगता है थोड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, यू नो। बिल्कुल, और थोड़े सीन्स भी तुम्हारे ज़्यादा होने चाहिए थे। हाँ, ये तो सीन्स का टाइम नहीं था हमारे पास। क्या मतलब टाइम क्यों नहीं था? सीन्स हमारे शूट हुए, एडिट हो गए, या थे ही नहीं स्क्रिप्ट में? क्योंकि थोड़ा बाकी काम है। अच्छा, आई थिंक वो गानों में कहानी कहना चाहते थे मेरे डायरेक्टर। उनका शायद एक डिफरेंट पेस था कि वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। ही वांटेड टू डू इट लिटिल, व्हाट यू से, लिटिल इन अ फास्ट पेस, मोर देन सेइंग, जस्ट अ विजुअली वो स्टोरी को लेकर चलना चाहते थे। क्रिस्प बहुत बना रहे थे। डिफरेंट आइडिया था। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रमोशन? वर यू हैप्पी विद द प्रमोशन ऑफ द फिल्म? आपको थ्रू आउट साथ रखा गया? जहाँ मैंने जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ। ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स पे मैं खुद भी नहीं गई, बिकॉज वो बहुत क्राउड, मुझे समझ नहीं आता। मुझे घबराहट होती इतने ज़्यादा क्राउड्स में। बट यस, सिनेप्लेक्स पे हमने, जो इनका एक पैटर्न था कि दे वांटेड टू गो, सो आई वेंट इन वन प्लेस। अभी कुछ होगा तो वी आर डूइंग द प्रमोशन। अच्छा, और बीच में सारा गायब कहाँ हो जाती हो? सालों गायब, ये क्या है? क्या मसला क्या है? कहाँ चली जाती हो? कहाँ चली जाती हूँ? अभी फिर चली गई? नहीं करिए। वापस नादिया, आई कांट सी यू, कैन यू फिक्स योर? मेरे कैमरे का कोई मसला है? तुम बस हाँ, मुझे तुम मैं देख रही हूँ। दिल की आंखों से देखो। तुम नजर नहीं आएंगे कि मेरे ख्याल ये मसला ही कुछ ऐसा है। तुम मुझे दिल की आंखों में से देखो, और मुझे तुम विजुअलाइज करो। प्यारी सी लड़की बैठी हुई है वाइट कोट में, है छोटे बालों के साथ, बस मैं ऐसी हूँ। अच्छा, तुम मुझे लेकिन बताओ कि, हाँ, क्या मैंने सवाल पूछा था, कहाँ चली जाती हो? वी मिस यू। कहाँ होती हो? काम नजर क्यों नहीं आती? इतना काम जो है स्क्रीन, हमारे इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा स्क्रिप्ट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई थिंक एवरीबडी हैज माय नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं गायब नहीं हो जाती हूँ, बट आप अपने काम के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है जो चलती रहती है। बट और पर्सनल लाइफ में किस तरह मसरूफ रहती हो? व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, फिर तुम क्या कर रही होती हो उस वक्त? मैं आजकल एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। यस। वाह, क्या ड्रामा लिख रही हो? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म। अच्छा, ये वर्क, अच्छा, मैंने कहा शायद yes. स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। मैंने कहा शायद स्क्रिप्ट लिख रही हो, वैसे क्यों नहीं। अच्छा, फिल्म पे किस तरह क्या काम कर रही है, जरा वो बताएं। यू नो, जस्ट डिस्कसिंग, राइटर के साथ एक स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा डिस्कस करना, उसके सारे सीक्वेंस और बहुत सारी चीजें। लेकिन सारा तुम्हारी मसरूफियत क्या होती है? मैंने पूछा ना कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो घर में क्या लाइफ होती है, क्या चल रहा होता है, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हो? योगा करना सुबह उठ के, और सारा दिन इसी में निकल जाता है। सुबह योगा, शाम को जिमिंग, एंड कुछ आप डिजिटल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई काम, कुछ ये कि साथ में मेरा ये बिजनेस है? आई हैव अ बिजनेस, क्लोथिंग ब्रांड का एक सेटअप है, माय फैमिली, सो वी आर लुकिंग अप। अच्छा, वही ना, मैंने कहा कि मसरूफियत तो है बड़ी। फिर घर में खाना बनाना, सफाइयाँ करना, कुछ ये कोई शौक है? नहीं, मैं करना पड़े तो कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़ाहिर होते हैं आपके पास मेड वगैरह, सब काम कर लेते हैं। बट लाइफ में कुछ भी कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ, तो आपको प्राइवेसी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लाइफ। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताओ थोड़ा सा अपने ब्यूटी सीक्रेट्स के भी बारे में, क्योंकि माशाल्लाह यू लुक सो ब्यूटीफुल। हर साल बढ़ते साल के साथ यू गेटिंग मोर हर साल के साथ माशाल्लाह। थोड़ा सा टिप्स में शेयर करो ना ज़रा, बालों के लिए, स्किन, मेकअप, फिटनेस, क्या करती हो? यू नेवर गेन वेट, यू नेवर गेट अ पिंपल। आई थिंक ये हमारे साथ मसले सिर्फ, क्या करती हो? बाल इतने प्यारे माशाल्लाह हैं, क्या है, क्या मसला है? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट प्योर रहना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, दैट आल्सो इट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी। एंड प्लस आई डोंट ईट सो मच मसाला, द वन थिंग आई कैन टेल। ओके, एक तो टिप बताई आपने कि मसाले, स्पाइसेस खाने में ना रखें। बहुत कम, हाँ। ठीक है, स्पाइसेस मोर अरबिक फूड, मोर टर्किश काइंड ऑफ फूड, दैट इज माय फेवरेट। सुशी इज माय फेवरेट थिंग। एंड सुबह उठ के, यू नो, लेमन विथ हॉट वाटर, this is one thing I don't skip, with honey a little bit. So I think ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, How you start your day। और ये बालों के लिए से पहले भी बालों, सॉरी नहीं, अपना बताओ, आप अपना जारी रखो। फिर क्या करते हैं? लेमन वाटर, फिर नहीं, मैंने कहा फिर सुबह जैसे आप उठते हो तो आप सबसे पहले बेड के ऊपर ना एक स्ट्रेच ले लें। जस्ट टेक अ बिग स्ट्रेच, लाइक जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है।
डू यू थिंक कि योगा जो है ओवर द इयर्स It's the ये best आपकी thing. बॉडी को बिल्कुल ही कोई बड़ी अच्छी शेप दे देती है, आप मतलब फर्क पड़ता है जो शायद जिम से इतना ना पड़े, जो योगा से फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं, सही बात है? योगा इज द बेस्ट थिंग आई बिलीव फॉर ह्यूमन. इट्स नॉट अबाउट कि आप किस एज में कर रहे हैं. आप योगा करते रहे. योगा बहुत बहुत अच्छी चीज है है. ना? आपके माइंड भी ज्यादा वर्क करता है योगा करने से. सही बात है. अच्छा, Like व्हाट अबाउट your योर mind हेयर? work. हेयर और स्किन रह गई, वो बताओ, उसके लिए क्या क्या Hair. टिप्स दोगी? स्किन के लिए बस आई थिंक हर्बल. गो फॉर हर्बल. एवरीबडी इज गुड इन हर्बल नाउडेज. ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है. आई थिंक एवरीबडी यूज योगर्ट एंड ऑल दैट बेसन एंड ऑल. आई थिंक हर्बल इज द बेस्ट थिंग. आई एम हर्बल गर्ल. अच्छा, तो मतलब केमिकल्स ना यूज करें. ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं पसंद करती. या फिर मोरक्कन. अच्छा, व्हाट अबाउट हेयर? लाइक आई वाज आस्किंग, कोई खास तेल इस्तेमाल करती हो? लोग कहते हैं हम बनाते हैं घर में ये तेल में या मास्क में यूज करते हैं. सेवन ऑयल्स यस आई डू लाइक वंस इन अ मंथ. मैं वीकली नहीं वो वाला यूज करती हूँ. मुझे लगता है टू मच ऑफ ऑयलिंग आल्सो स्पॉइल योर हेयर. अच्छा, व्हाट अबाउट बोटॉक्स, फिलर्स, प्रोसीजर्स लोग कराते हैं आजकल, बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, कराओ तो मसला, मैं नहीं कराती तो मसला. किया हुआ है ना इसमें, इस फिल्म में हल्का सा. क्या क्या किया भाई? फिल्म में है कुछ? फिल्म में कुछ कराया? हल्का सा लिप फिलर हो जाता है. पता नहीं अभी इफ यू कैन सी इन अ क्लोज. आई डोंट नो यू कैन सी इट हाँ, बट लेकिन अच्छे लग रहे हैं. नहीं बट दिस इज जस्ट वो थोड़ा सा ऐड किया था बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत देसी सी मेरी शक्ल लगती है. लाइक आई लुक लाइक वेरी सिंपल गर्ल. तो जब भी मुझे कोई हॉट रोल और ऐसा कुछ ऑफर हो तो मैं हल्का सा उसमें ऐड कर लेती हूँ. जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल. तो उसमें भी काफी मैंने तब फिर लिप फिलर करा लेते हो थोड़ा. डिपेंड ऑन द रोल राइट. लाइक दिस रोल वाज एक बड़ी बॉम्बशेल है वो लड़की. सीधी सादी लड़की नहीं है. यू नो वो एक एजेंट है. वो उसकी बहुत ट्रेनिंग है. वो सो शी हैज टू सेड्यूस पीपल. वो उसका जॉब है. और चाहे वो उस तरीके से बिकॉज बीइंग अ गर्ल वो आप अपना ब्यूटी एलिमेंट यूज कर रहे हैं. जो कैरेक्टर मेरा सोफिया वाला था कि वो अपनी खूबसूरती से लोगों को और अदाओं से काबू कर ले, जादू कर ले, अपने अंदर जादू कर ले और जादू फिर कर उससे ले. अच्छा, कुछ राज चुरा ले और राज चुरा के लोगों को दे दे. ये लिप कहानी फिलर पे ये ध्यान थी. होगा तो फौरन से जो है ना कहानी काम शायद- कर लेगी अपना. ये कहानी होनी चाहिए थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ टाइप्स. हाँ. है ना. हाँ, उसके वैसे. अंदर सारी चीजें घूमती. वैसे ये तो सही है. अच्छा सारा, ये बताओ, तुमने इंडिया में काम किया अच्छे वक्तों में, और उसके बाद अब जो हमारे ताल्लुकात हैं वो जितना अगेंस्ट हमारे बोलते हैं और ये फिर ऐसी धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाते हैं, तो तुम्हें दुख होता है? वहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, उनसे कोई राब्ते में होगी, कभी कोई बात होती है? अच्छा, लोग आर्टिस्ट जो है ना उसका मुझे लगता है आर्टिस्ट बड़े प्यारे हैं सबके सब. चाहे वो सिंगर है, वो डायरेक्टर है, वो एक्टर्स है. दे आर सॉफ्ट पीपल. वो नहीं पसंद करते वायलेंस को. और अगर वायलेंस होता है या वायलेंस की बात होती है या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं तो हम एज अ इंडिविजुअल उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते. बट पर्सनली पीपल बीन सो काइंड. जब मैं इंडिया में थी, मैं एक एजेंसी के साथ साइन थी. एंड जस्ट इमेजिन कि मुझे वीज़ा के लिए कुछ पेपर्स चाहिए होते थे तो माई एजेंसी एलान, आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल इन अ वे कि वो पूरे पेपर्स मुझे अपने घर के एक पेपर, मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे गारंटी के लिए दे दिया. जस्ट इमेजिन हु डज ऑल दिस. दे बीन सच अ गुड पीपल. दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. इंडियंस आर वेरी गुड पीपल. वो तो उस वक्त का एक्सपीरियंस, अब का मैं बता रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ कि अब मैं जो जिनसे इतना- मिली थी मैं उनसे उस वक्त मिली हूँ. अभी मेरा पर्सनली कुछ आर्ट के अलावा कोई लोगों से इतना कनेक्शन नहीं हो रहता मेरा. पर्सनली इफ आई एम वर्किंग, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं उनसे मिलूंगी, मैं बात करूंगी. प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर लूंगी. यू नो. और अब ये अगला प्रोजेक्ट हम क्या देख रहे हैं? सारा को भी ब्रेक ना लेना प्लीज, लंबी ब्रेक नहीं लेना. ब्रेक दे रहे मुझे. मेरे पास क्यों वो स्क्रिप्ट नहीं आ रहा जो मुझे क्या क्या कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए? सुनते ही मैं कहूँ बस मैं ढूंढती हूँ, तुम मुझे बताओ कैसा रोल करना है, क्या करना चाह रही हो? किसी ड्रामे का रेफरेंस भी दे सकती हो कि मैं कफील वाली ज़ेबा बनना चाहती हूँ, या मैं मेरी ज़िंदगी है तू की डॉक्टर आयरा वाला रोल करना चाहती हूँ. क्या है तुम्हारे जहन में? मेरे वाली लड़की तो मुझे लाउड ही लगती है. मेरे वाली लड़की तो कोई ट्रेनों में भाग रही है और पता नहीं कुछ प्यार, अगर प्यार भी कर रही है तो शी शुड सरपास all the limits of the society and just prove that love is the biggest thing in the world. ओए होए, If it's a love story, yes. जैसे पगली दीवानी. दीवानगी नहीं है तो कुछ नहीं है ना.
हर चीज में दीवानगी हूँ। ये तो है। फिर क्या क्या फ़ायदा, फिर क्या एंजॉय करना है ज़िंदगी में। सारा थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। अभी स्टूडियो में आओ भाई जल्दी, कभी बैठ के ज़रा आमने सामने गपशप हो। और बड़ी प्यारी लड़की है सारा, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं इसको 90s से जानती हूँ। वेरी हार्ड वर्किंग और मेहनत करके ये ऊपर आई है, हमेशा मेहनत की है। कोई ये कि ऐसे नहीं कि जी किसी को काट के इधर आ गए, वो आ गया, इसका इन्फ्लुएंस ये नहीं। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और मैंने देखी है इसकी स्ट्रगल। और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, जिस तरह का काम करना चाह रही हैं वाकई ऐसे रोल्स में हम सारा को देखेंगे भी, भुलाना नहीं बिल्कुल। और जिस तरह अब नईमा जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि सारा लॉरेन भी अब हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नज़र आएँ। तो इजाज़त लेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक, ओह नहीं नॉट टुम, हाँ मुझे होश नहीं रही। और रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद तो मुझे लग रहा है कि रोज़ ही मुझे होना है स्क्रीन पे। मंडे मिलेंगे विद ज़ुहैब ऑल्सो होपफुली। अल्लाह हाफिज़।